ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर फर्स्ट और एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ भारत में, इसके बारे में अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है और कह सकते हैं कि जितने भी अब तक रेगुलेटिंग एक्ट आए, पिट्स इंडिया एक्ट आए, इंडियन काउंसिल एक्ट आए या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, जितने भी अब तक का हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ा है, उसमें अगर कोई सबसे लैंडमार्क या फिर कह सकते हैं कि सबसे कोई ऐसा पार्टिकुलर एक्ट है जो कि इवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है या उसका कह सकते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंस है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, तमाम चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कि आखिर इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या था, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जितने भी इसके फीचर्स हैं और इस एक्ट के आने के बाद क्या क्या आमूल चमूल परिवर्तन हुए और इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे, आइए एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहला है, पहले फीचर्स में जानेंगे कि जो है यह इस्टेब्लिश करता है ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट के एक प्रोविजन में ऐसी प्रावधान किया गया था कि ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब जो संघवाद की अवधारणा थी उसको जो है प्रारंभ करता है, इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है, स्थापित करने का प्रयास करता है। लाइक द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट। जैसे अभी क्या है, अभी हमारे देश में है जो विभिन्न राज्य मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और एक प्रकार से एक केंद्र में सेंटर होता है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो वही संघवाद की जो अवधारणा थी, जो फेडरलिज्म जो था, वो यहां से प्रारंभ होता है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से। इस एक्ट के तहत ही ऑल इंडिया फेडरेशन, और इसमें अभी जो वर्तमान में राज्य है, उस वक्त क्या राज्य होते थे या यूनिट होते थे, वो जितने भी ब्रिटिश एम्पायर के प्रोविंसेस थे भारत में, ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसे एज अ स्टेट और एज अ यूनिट के तौर पे माना गया और केंद्र के लेवल पे जो है कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट तो होती ही है। तो संघवाद की जो अवधारणा थी यहीं से जो है फलना प्रारंभ हुआ। आगे है डिवाइडेड पावर्स। देखिए जब संघवाद बन गया, संघवाद इन द सेंस जब फेडरलिज्म एस्टैब्लिश हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है फेडरलिज्म तो कह देने मात्र से नहीं होगा, इसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स भी होंगे। जैसे जो सेंटर का पावर होगा, सेंटर के पावर से स्टेट के पावर आएंगे। अब तो खैर पंचायती राज भी आ गया, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी आ गए, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है जब संघवाद और फेडरलिज्म एस्टैब्लिश हुआ तो जो डिवीजन ऑफ पावर्स कह सकते हैं वो सेंटर में मतलब यूनियन गवर्नमेंट में और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंतर्गत भी बांटा गया कि कौन कौन सब्जेक्ट जो है सेंटर नियम कानून उस पर बनाएगी, उसकी देखरेख करेगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन करेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट पे जो है स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है नियम कानून बनाएगी। तो सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में अभी के जैसे राज्य में जो है ना कि राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में जो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर है या फिर कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक उसी प्रकार जो है उस वक्त हुआ गया। तो एक जो लिस्ट तैयार की गई वो है फेडरल लिस्ट, दूसरी लिस्ट तैयार की गई प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। तो जितने भी फेडरल लिस्ट के अंतर्गत आते थे, जैसे मोर और लेस है कि बाउंड्री से रिलेटेड होता हुआ, रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गए, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गए, फिर फॉरेन रिलेशन हो गया, ये सब फेडरल लिस्ट में आ गए और अभी भी फेडरल लिस्ट में ये सब है सब्जेक्ट्स। और ठीक उसी प्रकार प्रोविंशियल लेवल पे जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गए, और प्रोविंसेस लेवल पे जितने भी सैनिटाइजेशन हो गया, वाटर, मतलब जो भी लोकल लेवल पे जो प्रोविंसेस लेवल पे जो सब्जेक्ट होने चाहिए थे वो प्रोविंशियल लिस्ट में इंक्लूड किए गए। इसके साथ साथ एक है रेसिडरी पावर। रेसिडरी पावर वो पावर्स है जो कि इन दोनों लिस्टों से बाहर हो जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी शक्तियां, कोई ऐसे आपातकाल की स्थिति आ जाती है जो कि वह जो है लिस्ट किसी भी एक लिस्ट में ना हो, मतलब कोई ऐसे कार्य, कोई ऐसे फंक्शंस जो ना कि फेडरल लिस्ट में है ना प्रोविंशियल लिस्ट में है, तो उस पर नियम कानून कौन बनाएगा? वह रेसिड्यूरी जो पावर था वह वाइसराय के हाथों में दिया गया कि कोई भी ऐसी परिस्थिति और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो किसी दोनों ना फेडरल लिस्ट में है ना स्टेट लिस्ट में है, इस
लिस्ट पे जो है केंद्र सरकार और वाइसराय जो है नियम कानून बना सकते हैं। आगे दूसरा जो इसका कह सकते हैं कि फीचर्स है वह है एबॉलिश डायट्री। डायट्री के बारे में हम लोग पढ़ा था ना कि डायट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डबल रूल। ठीक है, ये डायट्री इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस डबल रूल। डबल रूल इन द सेंस कि हम लोगों का जो पहले प्रोविंसेस इसके पिछले जो इंडिया एक्ट आया था उसमें जो पावर्स थे ना वो दो प्रकार से डिवाइड किए गए थे। एक था पावर्स को दो प्रकार से, एक था रेसिड्यूरी पावर और एक था ट्रांसफर पावर। ठीक है, तो जो ट्रांसफर पावर थे वो मिनिस्ट्री वगैरह संभालते थे, जो कि मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव बॉडी में चुन कर आते थे उसे मंत्रालय और डिपार्टमेंट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता था कि आप इस मंत्रालय के जो है देखरेख करें। और रेसिड्यूरी पावर जो है गवर्नर के पास जो है स्थायी रहता था, जो कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है अभी के रेसिड्यूरी पावर है। तो ये जो पावर है ना, रेसिड्यूरी पावर और ट्रांसफर पावर, इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये कहा गया कि कुछ ऐसे नियम है जैसे लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, प्रशासन है, इन तमाम पावर जो है रेसिड्यूरी पावर में रखा गया, जिसे सिर्फ गवर्नर देखरेख करते हैं। बजट हो गया, ये सब पावर जो है रेसिड्यूरी पावर में रहता था, जो प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर के हाथों में रहता था, जिसमें कि कह सकते हैं कि बिना मिनिस्ट्री और कैबिनेट के एड एंड एडवाइस के ये इस पे जो है अपने ऑर्डिनेंस, अपने पावर्स के तहत जो है काम कर सकते थे। लेकिन जो ट्रांसफर पावर था वो चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते थे उसी डिपार्टमेंट के सरकारें उसे संभालती थी। ठीक है, तो एबॉलिश डायट्री एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो जो प्रोविंशियल लेवल पे डायट्री और डबल रूल था उसे एबॉलिश कर दिया गया और जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता प्रदान की गई कि प्रोविंस लेवल पे आप बजट बना सकते हैं, प्रोविंस लेवल पे नियम कानून बना सकते हैं। मतलब एक स्वायत्तता दी गई कि जितने भी आपके जो प्रोविंशियल लिस्ट में सब्जेक्ट है उस पर आप खुली छूट है, आप उस पर जो है नियम कानून जो है बना सकते हैं। और गवर्नर एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। अब एक इसमें प्रोविजन दिया गया कि गवर्नर जो होंगे वहां पहले क्या था कि रेसिड्यूरी पावर के तहत जो गवर्नर जो है कुछ भी मनमानी तरीके से जो भी उनके अधिकार में था वो नियम कानून बनाते थे। लेकिन अब इसमें कहा गया कि गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। मतलब अभी के जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट होते हैं वो केंद्र के जितने भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के कहने पर वो कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार में गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर और उसके कैबिनेट के कहने पर वो एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। बट माय डियर फ्रेंड्स, इसको तो इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन 1935 के बाद 1939 में इसे विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि जब लेजिस्लेटिव बॉडी चुनकर आते थे, जब भारतीय लोग चुनकर वहां जाते थे तो भारत की बातें रखते थे, भारत के लोगों के बारे में बात करते थे, तो इससे जो है गवर्नर और उसके एम्पायर को धक्का लगना प्रारंभ हुआ। मतलब भारत स्वाभाविक सी बात है कि इंडियन जो है अपने इंडियन के हित में कार्य करना चाहेगी, लेकिन ब्रिटिश के जो लोग थे और ब्रिटिश के गवर्नर वगैरह हुआ करते थे वो ब्रिटिश के हितों में बात करते थे, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना स्वाभाविक सी बात है। और तो इस कारण जो है इसका जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1939 में। और आपको पता होगा कि 1939 के बाद जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी प्रारंभ हो चुके थे, तो बहुत सारे ऐसे मेजर्स और स्टेप लिए जा रहे थे जो बिना इंडियन से पूछे और बिना इंडियन से राय मशवरा किए हुए। तो ये जो गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर की जो प्रोविजंस थे ये 1939 में से एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आगे है एडॉप्टेशन ऑफ डायट्री एट द सेंटर। लेकिन ये जो डायट्री और डबल रूल की जो फॉर्मूला थी इसे प्रोविंशियल लेवल पे तो हटा दिया गया, लेकिन इसे सेंट्रल लेवल पे जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे है अब तीसरा हम लोग प्रोविजन पढ़ेंगे या तीसरा फीचर्स पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म कह सकते हैं या द्विसदनात्मक। जैसे केंद्र पे अभी जो है द्विसदनात्मक है ना, जैसे एक होती है अपर हाउस, एक होती है लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब राज्यसभा, ठीक है, हाउस ऑफ द एल्डर्स। लोअर हाउस लोकसभा, जो लोग प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। तो ये जो है 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में इसे भी इंट्रोड्यूस किया। केंद्र सरकार पे तो था ही अपर हाउस एंड लोअर हाउस की फॉर्मूला, लेकिन 6 ऐसे राज्य थे जिसमें यह इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें था बंगाल, मद्रास, बिहार और असम एंड यूपी। यूपी आज यूपी नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस। आज का उत्तर प्रदेश उस वक्त का यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। तो 6 राज्यों में मतलब आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 11 प्रोविंस में 6 ऐसे प्रोविंस थे जिसमें कि द्विसदनात्मक संसदीय प्रणाली प्रारंभ किया गया। ठीक है, अब हम लोग इसके अगले फीचर्स को देखेंगे।
एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992 या फिर कह सकते हैं ना कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, इन द सेंस जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो अवधारणा थी, जिसमें कि मुस्लिम सीट में या फिर मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम वोटर से इलेक्ट करेंगे, उस अवधारणा को और उस कॉन्सेप्ट को इस इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में और फैलाया गया। पहले तो सिर्फ रिलीजन बेसिस पे दिया गया, अब जो है डिप्रेस्ड क्लास में, मतलब हिंदू में भी जो डिप्रेस्ड अति पिछड़ा लोग जो होते थे, उन्हें भी जो है इस प्रोविजन के तहत जो है, मतलब 1935 एक्ट के तहत जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की अवधारणा के तहत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उन्हें भी देना जो है ये चालू कर दिया। फिर वुमेन महिलाओं को, और इसके साथ साथ लेबरर मतलब कामगार जो है मजदूर वगैरह होते हैं उन्हें, तो इन तमाम को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जो अवधारणा थी उसमें जो कह सकते हैं ना कि एक तरह से फूट डालो और शासन करो, इसे और फैलाने का कार्य किया गया इस एक्ट के तहत। अब हम अगला फीचर्स पढ़ेंगे, एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मतलब वोट डालने का अधिकार। तो पहले देखिए इसके प्रीवियस प्रोविजंस में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस एक्ट में कि जो है वोट डालने का अधिकार सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही था, चाहे अमीर हो गए, जमींदार हो गए या फिर जो टैक्स वगैरह देते थे। लेकिन अब यह इसे बढ़ाकर लगभग 10% ऐसे जनसंख्या थी जिससे वोट डालने का अधिकार दिया गया। तो 10% भी बहुत ही कम ही है, कोई बहुत बड़ा ये प्रतिशत नहीं है। तो जो राइट टू फ्रेंचाइज है ना, उसे एक्सटेंड कर दिया गया, कुछ लोगों को और दे दिया गया जो सही से टैक्स दिया करते थे, जो अंग्रेजों की चापलूसी वगैरह किया करते थे। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन का मात्र 10%। सोच सकते हैं क्या परिस्थिति रही होगी। एंड हाउ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट टाइम वर इलेक्टेड। अब है हम अगले बारे में प्रोविजन है कि एस्टैब्लिश आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी एक्ट के तहत हुआ, एक्ट ऑफ 1935, जिसके बाद है कि कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट। जो क्रेडिट और करेंसी को कंट्रोल करना, जो हर जगह देखिए जैसे ट्रेड वगैरह होती थी या फिर इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, या फिर उस वक्त जो है इन्फ्लेशन बहुत मतलब बढ़ने वाला था, क्योंकि विश्व युद्ध के प्रारंभ के बाद जो है बहुत सारे इन्फ्लेशन वगैरह भी आए। तो इन तमाम चीजों को जो है करेंसी को और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मेजर स्टेप्स उठाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और जितने भी बैंकिंग सिस्टम और प्रणाली जो भी था उस वक्त का, उसको किस प्रकार से जो है उसका एक पार्टिकुलर रेगुलेशन हो, एक कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो इसकी देखरेख करे। तो रिजर्व आरबीआई की भी स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई। आगे है एस्टैब्लिश फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जो अभी यूपीएससी है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वही उस वक्त जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की गई। और साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब फेडरल तो जो है केंद्र सरकार पे होगी, ठीक है, केंद्र यूनियन के लेवल पे, लेकिन जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आज देखिए यूनियन लेवल पे होती है यूपीएससी, स्टेट लेवल पे होती है स्टेट पीसीएस, मतलब जैसे बिहार का बिहार पीसीएस, यूपी का यूपी पीसीएस, तमिलनाडु का तमिलनाडु पीसीएस। तो उसी प्रकार जो है प्रोविंशियल जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना इस एक्ट के तहत किया गया। आगे है एस्टैब्लिश फेडरल कोर्ट ऑफ 1937। और 1937 में एक फेडरल कोर्ट देखिए, कोर्ट तो पहले भी थे, कोर्ट तो कोलकाता में पहले ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन फेडरल कोर्ट इन द सेंस कि सेंट्रल लेवल पे भी कोर्ट होंगे, स्टेट लेवल पे भी हाई कोर्ट होंगे, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट भी होंगे, तो उसी को फेडरल कोर्ट कहते हैं। मतलब संघवाद की अवधारणा के तहत जो है सबऑर्डिनेट, जैसे आज क्या है, आज यूनियन लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है, उससे नीचे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो उसी प्रकार जो एक फेडरल कोर्ट की भी जो है अवधारणा यहीं से पनपती है। यह 1937 में इस प्रोविजन और इस एक्ट के आने के बाद प्रारंभ होता है। तो ये कुछ एक्ट और कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, और कह सकते हैं ना कि इस एक्ट के तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए गए, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाए गए और क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है यहां समराइज करके इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत के माध्यम से पढ़ा। क्लियर हो गया। इसके बाद सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसका हम एक कह सकते हैं कि एक्ट और बाकी है, वो है एक्ट ऑफ 1947, जिसके कह सकते हैं ना कि जिसको सभी भारतवासियों को, जिसका एक प्रकार से कह सकते हैं इंतजार था, कितने लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी पाई है। और उस जो है एक्ट जब लाया गया तो उसके प्रावधानों और उसके प्रोविजंस, उसके फीचर्स के बारे में भी हम लोग
इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।